हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी उपन्यास का विकास इस सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो हमने इस सेक्शन से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास इसे कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया था। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 8 वर्गीकरण थे, जिनमें पहला था सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, इसे हमने देख लिया। स्वच्छंदतावादी उपन्यास इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। प्रकृतवादी उपन्यास इसे भी कंप्लीट किया। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यास इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो कुल 7 वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है। 8वां वर्गीकरण है आंचलिक उपन्यास से संबंधित, और आज हम आंचलिक उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आंचलिक उपन्यास या उपन्यासकार के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रुद्र काशिके, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर, रामदरस मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, यमुना दत्त वैष्णव, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह, मायानंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, हिमांशु जोशी, हरगुलाल, विवेकी राय, शैलेश मटियानी, मनहर चौहान, रघुवर दयाल सिंह, श्याम परमार, योगेंद्र सिन्हा, शानी, मधुकर गंगाधर, रामदेव शुक्ल और भगवान दास मोरवाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो प्रेमचंदोत्तर युगीन जो वर्गीकरण है वो 8 वर्गीकरण है। उन 8 वर्गीकरण में से हमने 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 8वां यानी आंचलिक उपन्यास प्रारंभ होने वाला है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में आधुनिकता बोध पर आधारित भी रचनाएं या उपन्यास लिखे गए, जिनमें जो पुरुष रचनाकार हैं वो इस सेक्शन में हैं और महिला उपन्यासकार जो हैं वो नीचे के सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा, अगर हम आधुनिकता बोध वाला भी सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर हमारा हिंदी उपन्यास का विकास वाला जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी बहुत टाइम है उसे कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि अभी हमारा जो मैक्सिमम सेक्शन है वो अभी कवर नहीं हुआ है। तो अगर हम आज आंचलिक उपन्यास की बात करें तो देखते हैं हम कितने रचनाकारों को इस वीडियो में कवर कर पाते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारा आंचलिक उपन्यास का वीडियो का नंबर बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। आज का टॉपिक है आंचलिक उपन्यास। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा भी धीरे धीरे समृद्ध हो रही है। आंचलिक उपन्यासों में किसी पिछड़े हुए अज्ञात अंचल या किसी अपरिचित या अर्धपरिचित जाति के जीवन को पूरी सहृदयता के साथ चित्रित किया जाता है। आंचलिक उपन्यास रीजनल नॉवेल का समानार्थी माना जा सकता है। रीजनल नॉवेल में किसी राष्ट्र के क्षेत्र विशेष अंचल में रहने वालों के जीवन की उन विशेषताओं का अंकन किया जाता है जो उसे निजता प्रदान करती हैं और जिनके कारण वह क्षेत्र अन्यों से भिन्न और विशिष्ट समझा जाता है। इसलिए आंचलिक उपन्यासकार के लिए आवश्यक है कि वह उस अंचल या उस जाति के जीवन में घुला मिला हो जिसका उसे चित्रण करना है। आंचलिक उपन्यास अपनी भूमि के हर कोने से परिचित होने की प्रवृत्ति के द्योतक हैं। हमारे ज्ञान का क्षितिज ज्यों ज्यों विस्तृत हो रहा है, हमारा भावलोक त्यों त्यों विकसित होता जा रहा है। फलतः देश का हर उभरा दबा अंचल धीरे धीरे उपन्यास का विषय होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा पैसेज है ये रामचंद्र तिवारी के संदर्भ में है, और रामचंद्र तिवारी ने आंचलिक उपन्यास को इस रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है आप इसे याद रखेंगे या इसे ध्यान देंगे कि ये जो पूरा पैसेज है वो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से है और ये शब्द रामचंद्र तिवारी के हैं। ठीक है, आंचलिक उपन्यासकारों की अगर हम बात करें तो इनमें फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जिनका समय 1921 से 1977 है। नागार्जुन है, इनका समय 1910 से 1998 है। श्रीलाल शुक्ल है, 1925 से 2011 इनका समय है। राही मासूम रजा है, 1927 से 1992 इनका समय है। उदय शंकर भट्ट है, 1898 से 1966 इनका समय है। शैलेश मटियानी, 1931 से 2001 इनका समय है। विवेकी राय, 1924 से 2016 इनका समय है। रांगे राघव, 1923 से 1962 इनका समय है। भगवान दास मोरवाल, 1960 इनका समय है। रामदरस मिश्र, 1924 इनका समय है। केशव प्रसाद मिश्र, 1928 से 1989 इनका समय है। हिमांशु जोशी, 1935 से 2018 इनका समय है। रुद्र काशिके, 1911 से 1917 इनका समय है।
शानी, इनका समय 1933 से 1995 है। राजेंद्र अवस्थी, इनका समय 1930 से 2009 ईस्वी है। अगले रचनाकार में है देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी का समय है 1908 से 2003। शिव प्रसाद सिंह का समय है 1929 से 1998। बलभद्र ठाकुर का समय है 1918। यमुना दत्त वैष्णव, श्याम परमार, योगेंद्र सिन्हा, मायानंद मिश्र का समय है 1934 से 2013। रामदेव शुक्ल का समय है 1938। मधुकर गंगाधर 1933 से 2020। रघुवर दयाल सिंह, मनहर चौहान, हिमांशु श्रीवास्तव का समय है 1934 से 1994। तो ये कुछ रचनाकार हैं जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और आंचलिक उपन्यासकार वाले सेक्शन में हम इन रचनाओं इन उपन्यासकारों के उपन्यासों के संदर्भ में भी जानेंगे और उनकी विषय वस्तु के संदर्भ में भी जानेंगे। अभी हम प्रस्तावना से ही प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर हम प्रस्तावना के प्रश्न को देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1952, 1954, 1957, 1960। सही उत्तर होगा 1954। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के संदर्भ में अगर हम बात करें, यानी उन्होंने कौन कौन से आंचलिक उपन्यास लिखे हैं, तो उनमें है फणीश्वरनाथ रेणु का पहले तो समय देखना है, 1921 से 1970 इनका समय है। और इनके उपन्यासों की अगर हम बात करें तो मैला आंचल है, पति परी कथा है, दीर्घतपा है, जुलूस है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड है। ठीक है, अगर हम मैला आंचल की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। पति परी कथा का प्रकाशन वर्ष देखें तो 1957 है। दीर्घतपा का प्रकाशन वर्ष 1963 है। जुलूस का 1965 है। कितने चौराहे का 1966 है। पलटू बाबू रोड 1979 इनका समय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बलचन्मा और वरुण के बेटे किस उपन्यासकार की कृतियां हैं? ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, रामदरस मिश्र, विवेकी राय। सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन। ठीक है, बलचन्मा और वरुण के बेटे उपन्यासकार हैं नागार्जुन। अब नागार्जुन का जो समय है वो है 1910 से 1998। इनकी जो 3 कृति हैं, बलचन्मा, दुखमोचन, वरुण के बेटे, आंचलिक उपन्यास है और रामचंद्र तिवारी ने इन्हीं 3 रचना को इसमें शामिल किया है। बलचन्मा की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। दुखमोचन की बात करें तो 1957 प्रकाशन वर्ष है। वरुण के बेटे का प्रकाशन वर्ष है 1957। अगला प्रश्न है, राग दरबारी जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है श्रीलाल शुक्ल, शैलेश मटियानी, राही मासूम रजा और शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, राग दरबारी किनका है? श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष आपको पता चल गया, 1968 है। और श्रीलाल शुक्ल का जो जन्मकाल है यानी 1925 से 2011 इनका समय है। अगला प्रश्न है, आधा गांव भी आपने पढ़ा होगा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1967। उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है शानी, राही मासूम रजा, भगवान दास मोरवाल, विवेकी राय। तो आधा गांव के रचनाकार कौन है? राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा का समय है 1927 से 1992। आधा गांव का समय है 1967। अगला जो प्रश्न है वो है, सागर, लहरें और मनुष्य 1956 इसका प्रकाशन वर्ष है। उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन में है देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, हिमांशु जोशी। सही उत्तर होगा सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट की रचना है। ठीक है, उदय शंकर भट्ट की अगर हम बात करें तो इनका समय है 1898 से 1966 और इनकी 2 रचनाएं आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती हैं। एक सागर, लहरें और मनुष्य, दूसरा है लोक परलोक। सागर, लहरें और मनुष्य का समय है 1956, लोक परलोक का समय कितना है? 1958। अगला प्रश्न है, बोरी बली से बोरी बंदर तक और कबूतरखाना उपन्यासों के लेखक कौन है? ऑप्शन में है शैलेश मटियानी, राजेंद्र अवस्थी, हिमांशु श्रीवास्तव और मधुकर गंगाधर। सही उत्तर होगा शैलेश मटियानी, बोरी बली से बोरी बंदर तक और कबूतरखाना इनका उपन्यास है। किनका है? शैलेश मटियानी का। शैलेश मटियानी का अगर हम बात करें तो इनका जो समय है वो है 1931 से 2001 और इनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो शैलेश मटियानी के कुछ उपन्यास हैं, जैसे बोरीवली से बोरी बंदर तक, प्रकाशन वर्ष है 1959, कबूतरखाना 1959, हौलदार 1960, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई 1960, चिट्ठी रसेन 1961, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बचूली 1962, मुख सरोवर के हंस 1962, एक मूठ सरसों
1962 कोई अजनबी नहीं, 1966 दो बूंद जल, 1966 दो दुखों का सामान, 1966 कोई अजनबी नहीं, 1966 उगते सूरज की किरण, 1970 पुनर्जन्म के बाद, 1970 माया सरोवर, 1973। तो ये कुछ रचनाएं थी शैलेश मोटियानी की जो आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती हैं। और भी हैं, बर्फ गिर चुकने के बाद, 1975 छोटे छोटे पंक्षी, 1977 नागवल्लरी, 1978 रामकली, 1978 आकाश कितना अनंत है, 1979 सवित्री, 1980 उत्तरकांड, 1980 डेरे वाले, 1980 बावन नदियों का संगम, 1981 गोपुली गफूरन, 1981 अर्धकुंभ की यात्रा, 1983 मुठभेड़ 1983। अगला प्रश्न है, सोना माटी 1984 किस आंचलिक उपन्यासकार की महत्वपूर्ण रचना है? ऑप्शन ए रामदेव शुक्ल, बलभद्र ठाकुर, विवेकी राय, केशव प्रसाद मिश्र। तो सोना माटी जो उपन्यास है यह विवेकी राय का उपन्यास है। विवेकी राय का समय जो है वो है 1924 से 2016। इनके उपन्यास हैं बबूल, जिसका प्रकाशन 1964 है, पुरुष पुराण 1975, लोक रेन 1970, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1984, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997। ये रचनाएं हम बाद में जब विवेकी राय को डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सभी रचनाओं की विषय वस्तु को भी हम बाद में एक एक करके जानेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन में है कब तक पुकारूं, जंगल के फूल, काला जल और अलग अलग वैतरणी। तो सही उत्तर क्या होगा? कब तक पुकारूं रांगे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव का समय है 1923 से 1962 और कब तक पुकारूं का समय क्या है? 1957। अगला प्रश्न है, काला पहाड़ और हलाला उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन में है भगवान दास मोरवाल, शानी मनहर चौहान, योगेंद्र सिन्हा। सही उत्तर क्या होगा? भगवान दास मोरवाल हैं काला पहाड़ और हलाला के रचनाकार। भगवान दास मोरवाल का समय है 1960। इनकी कुछ रचनाएं हैं, काला पहाड़ 1999, बाबुल तेरे देश में 2004, रेत 2008, नरक मसीहा 2014, हलाला 2015, सुर बंजारन 2017, वंचना 2019, शकुंतला 2020, खानजारा 2021, मोक्षवन 2023, कांस 2024। अगला प्रश्न है, पानी के प्राचीर 1961 का प्रकाशन वर्ष है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है रामदर्श मिश्र, शिवप्रसाद सिंह, हिमांशु जोशी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो पानी के प्राचीर इस रचना के रचनाकार हैं रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र का समय अगर हम देखें तो 1924, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अगर हम पुस्तक के संदर्भ में देखें तो अभी सिर्फ मैंने इसे 24 ही लिखा है। ठीक है, इनकी दो रचनाएं आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती है, एक पानी के प्राचीर, दूसरा जल टूटता हुआ। ठीक है, हो सकता है अन्य भी उपन्यास हो, लेकिन रामचंद्र तिवारी ने इन्हीं दो पुस्तकों का जिक्र किया है इस कालखंड के अंतर्गत, यानी इस वर्ग के अंतर्गत। पानी के प्राचीर की अगर हम बात करें तो 1961 का समय है और जल टूटता हुआ का 1969 समय है। अगला प्रश्न है, कोहबर की शर्त 1965 प्रकाशन वर्ष है कोहबर की शर्त का। इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है केशव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी यमुना दत्त वैष्णव, ऑप्शन सी हरगुलाल, ऑप्शन डी श्याम परवार। तो केशव प्रसाद मिश्र इसके रचनाकार हैं कोहबर की शर्त पे। केशव प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करें 1928 से 1979 इनका समय है, 89 समय है। कोहबर की शर्त का है 1965। अगला प्रश्न है, बुरंश तो फूलते हैं और कगार की आग किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन में है हिमांशु जोशी, हिमांशु श्रीवास्तव, मायानंद मिश्र और राही मासूम रजा। बुरंश तो फूलते हैं सही उत्तर होगा हिमांशु जोशी और कगार की आग भी हिमांशु जोशी की रचना है। हिमांशु जोशी की अगर हम बात करें तो इनका समय 1935 से 2018 है। बुरंश तो फूलते हैं इनका उपन्यास है, अरण्य भी इनका उपन्यास है और कगार की आग भी इनका उपन्यास है। बुरंश तो फूलते हैं 1965 प्रकाशन वर्ष है, अरण्य 1973 प्रकाशन वर्ष है, कगार की आग 1976 प्रकाशन वर्ष है। अगले रचनाकार हैं अगला प्रश्न है, बहती गंगा जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है रुद्र काशिकेय, ऑप्शन बी है बलभद्र ठाकुर, मधुकर गंगाधर, राजेंद्र अवस्थी। सही उत्तर होगा बहती गंगा के रचनाकार हैं रुद्र काशिकेय। रुद्र काशिकेय का समय 1911 से 1970। हमने पहले भी इन सभी रचनाकारों के जन्मवर्ष को देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं ताकि ये चीज़
आपको याद रहे। ठीक है, तो रुद्रकाशिकी का समय है 1911 से 70 और इनकी जो रचना बहती गंगा है उसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। अगला प्रश्न है काला जल 1965 ईस्वी और साल वनों का द्वीप, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है शानी, ऑप्शन बी है शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी है रांगे राघव, ऑप्शन डी है फणीशनाथ रेणु। सही उत्तर क्या होगा? रेणु। सही उत्तर होगा शानी। काला जल अगर हो तो वो शानी की रचना है, काला पहाड़ हो तो फिर वो भगवान दास मोटवाल की रचना है। ठीक है, तो काला जल 1965 है प्रकाशन वर्ष और साल वनों का द्वीप ये दोनों रचना शानी की रचना है। शानी का समय अगर हम देखें तो 1933 से 1995 का समय है। काला जल इनका जो काला जल कृति है इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। शाल वनों का द्वीप 1967 इसका समय है। अगला प्रश्न है मैला आंचल के बाद रेणु जी का दूसरा प्रमुख उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए पड़ती परिकथा, ऑप्शन बी जुलूस, ऑप्शन सी कितने चौराहे, ऑप्शन डी पलटू बाबू रोड। मैला आंचल के बाद रेणु जी का दूसरा प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जुलूस इनका दूसरा प्रमुख उपन्यास है। अगला प्रश्न है जंगल के फूल प्रकाशन वर्ष 1960 के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन राजेंद्र अवस्थी, रामदेव शुक्ल, भगवान दास मोरवाल और विवेकी राय। सही उत्तर होगा राजेंद्र अवस्थी। जंगल के फूल के रचनाकार है राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी का समय अगर हम देखें तो 1930 से 2009 है। इनकी कृतियां हैं सूरज की किरण की छाँव जिसका प्रकाशन 1959 है, जंगल के फूल 1960, जाने कितनी आंखें 1969 और बस ये 3 रचना उनकी राजेंद्र अवस्थी की है। अगला प्रश्न है रथ के पहिए और कथा कहो उर्वशी किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन में है देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, शैलेश मटियानी। तो रथ के पहिए और कथा कहो उर्वशी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। देवेंद्र सत्यार्थी का समय है 1908 से 2003 और इनकी कुछ रचनाएं हैं रथ के पहिए प्रकाशन वर्ष 1953, कठपुतली 1954, ब्रह्मपुत्र 1956, दूधगाछ 1958, कथा कहो उर्वशी 1961, तेरी कसम सतलुज 1988। तो ये सभी रचना देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। अगला प्रश्न है अलग अलग वैतरणी प्रकाशन वर्ष 1967 उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन में है शिव प्रसाद सिंह, केशव प्रसाद मिश्र, मायानंद मिश्र और शानी। सही उत्तर होगा शिव प्रसाद सिंह इनके रचनाकार हैं। शिव प्रसाद सिंह का समय 1929 से 1998 है। अलग अलग वैतरणी 1967 इसका प्रकाशन वर्ष है और शैलूष भी इनकी एक रचना है 1989 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो शिव प्रसाद सिंह की 2 कृति आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत है इस पुस्तक में, अलग अलग वैतरणी और शैलूष। अगला प्रश्न है नेपाल की वो बेटी और देवताओं के देश में, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन में है बलभद्र ठाकुर, मधुकर गंगाधर, हिमांशु जोशी, राजेंद्र अवस्थी। सही उत्तर होगा बलभद्र ठाकुर। पहला इसका उत्तर होगा नेपाल की वो बेटी और देवताओं के देश में बलभद्र ठाकुर की रचना है। बलभद्र ठाकुर का अगर हम समय देखें तो 1918 इनका समय है। मुक्तावली इनकी रचना है, नेपाल की वो बेटी इनकी रचना है, देवताओं के देश में, घने और बने, लहरों की छाती पर, ये सभी इनकी रचना है। मुक्तावली का समय 1958 है, नेपाल की वो बेटी 1959 है, देवताओं के देश में 1960 है, घने और बने 1961 है, लहरों की छाती पर 1962 इसका समय है। अगला प्रश्न है भगवान दास मोरवाल का नवीनतम उपन्यास जो 2024 में प्रकाशित हुई है वह कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन में है कांस, मोक्षवन, खानजारा और रेत। सही उत्तर होगा कांस। यह 2024 में प्रकाशित है। ठीक है, 1 सेकेंड। मोक्षवन का प्रकाशन वर्ष 2023 है, कांस का प्रकाशन वर्ष 2024 है। ठीक है, तो कांस इसका सही उत्तर होगा। अब और कुछ रचनाकार हैं जिन्हें हमने प्रश्नों में नहीं देखा है, उनको भी हम देख लेते हैं। इससे अगर हम यमुना दत्त वैष्णव की बात करें तो ये रचनाकार हैं यानी आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनकी रचना है शैलवधू। ठीक है, यमुना दत्त वैष्णव की जो रचना है शैलवधू उसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। दूसरे रचनाकार हैं मायानंद मिश्र, इनका समय है 1934 से 2013 और इनकी कृति है माटी के लोग सोने की नैया। ठीक है, कृति का नाम क्या है? माटी के लोग सोने की नैया, प्रकाशन वर्ष 1967। अगले रचनाकार हैं हिमांशु श्रीवास्तव, इनका समय है 1934 से 1994। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जैसे लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, रथ से गिरी बांसुरी 1967, कुहासे में जलती धूपवती 1976, रिहर्सल 1978, अपनी अपनी कंदील 1979,
पिछली रात का अंधेरा 1980, नाखुदा नासनम 1980। ठीक है, और भी कुछ रचनाकार हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे मनहर चौहान है एक रचनाकार, इनका जो उपन्यास है वह है हिरना सावरी, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 है। अगले रचनाकार हैं रघुवर दयाल सिंह, इनकी रचना है त्रियुगा, प्रकाशन वर्ष 1967। अगले हैं श्याम परमार, इनकी रचना है मोरझाल, प्रकाशन वर्ष 1963। योगेंद्र सिन्हा है, इनकी रचना है बन के मन में, प्रकाशन वर्ष 1962। अगले रचनाकार हैं मधुकर गंगाधर, समय है इनका 1933 से 2020, और इनकी 3 कृति हैं मोतियों वाले हाथ, फिर से कहो सुबह होने तक। मोतियों वाले हाथ का प्रकाशन वर्ष 1963, फिर से कहो 1964, सुबह होने तक 1969। रामदेव शुक्ल भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनकी 3 कृति हैं ग्राम देवता, विकल्प और गुर्जरी। अगर हम ग्राम देवता की बात करें तो प्रकाशन वर्ष 1982 है, विकल्प 1986 है, और गुर्जरी का प्रकाशन वर्ष है 2020। अगले रचनाकार हैं हरगुलाल, इनकी रचना है भीतरी कुआं, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। तो ये कुछ रचनाकार थे और इनके उपन्यास थे। ठीक है, तो ये सभी उपन्यास आंचलिक उपन्यास है और ये सभी रचनाकार आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, अब जब हम इनके रचनाओं को देखेंगे तो हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे फणीश्वरनाथ रेणु से, क्योंकि हमने प्रस्तावना में जो प्रश्न देखा था वो फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित देखा था। फिर हम नागार्जुन से संबंधित रचना को देखेंगे। तो अब जो हम आंचलिक उपन्यासकार वाला जो सेक्शन है, इसमें जितने भी रचनाकारों को देखेंगे वो हम इनकी रचनाओं पर केंद्रित होकर प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित प्रश्नों को देखना प्रारंभ करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का समय 1921 से 1977 है। ठीक है, तो सबसे पहला इनका जो प्रश्न है वो है फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो आपको आंसर पता है, मैला आंचल को। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जा सकता है। इनकी रचना है मैला आंचल, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। राम रतन राय इनका अधूरा उपन्यास है। अगर हम मैला आंचल और परिकथा की बात करें तो ये आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपन्यास है। और अगर हम दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड या राम रतन की राय की बात करें तो इनमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या परिकथा में दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम दीर्घतपा की प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1963 है, जुलूस का 1965 है, कितने चौराहे का 1966 है, पलटू बाबू रोड का 1979 है और राम रतन राय का 1971 है। हालांकि ये अधूरा उपन्यास है और ये फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास थे। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास की कथा को केंद्र बिहार के पूर्णिया जिले का कौन सा गांव है? ऑप्शन में है बरहानपुर, मेरीगंज, बेलारी, गंगोली। सही उत्तर होगा मेरीगंज। अगला प्रश्न है मैला आंचल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें नायक कोई व्यक्ति विशेष है, इसमें पूरा अंचल ही क्षेत्र का नायक बन गया है, इसकी भाषा अत्यंत कठिन और संस्कृतनिष्ठ है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। सही उत्तर होगा इसका अंचल ही क्या हो गया है, नायक बन गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल इनकी ख्याति का आधार बन गया है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। इस उपन्यास में पूरा अंचल ही नायक बन गया है। घटना सूत्र स्वयं ही अपनी कहानी कहते हुए गांव की कहानी बन जाते हैं। उपन्यास की भाषा बिंबधर्मी और सजीव है। मिट्टी की गंध शब्द बिंबों में आकार ग्रहण कर बोलती प्रतीत होती है। रेणु की सबसे बड़ी विशेषता है भावना, विचार या सिद्धांत को आरोपित न करके व्यंजित करना। रेणु का स्वर आशावादी और संदेश मानवतावादी है, किंतु उपन्यास के अंत में तहसीलदार साहब के नाटकीय हृदय परिवर्तन को छोड़कर यह कहीं भी कथा पर आरोपित नहीं है। अगला प्रश्न है परिकथा में किस गांव की कथा को केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन में है परानपुर, मेरीगंज, शिवपालगंज और लगौन। सही उत्तर होगा परानपुर को परिकथा में इस गांव को केंद्रित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है परिकथा का वह कौन सा पात्र है जो नवीन विचारों से लोगों के मन की पत्ती को तोड़ता है? ऑप्शन ए तहसीलदार साहब, ऑप्शन बी जितेंद्र, ऑप्शन सी बावनदास, ऑप्शन डी पिरमा। सही उत्तर होगा जितेंद्र वह पात्र है जो नवीन विचारों से लोगों
के मन की परतों को तोड़ता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पड़ती परिकथा में पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव की कथा को केंद्र बनाया गया है। इसमें रेणु ने आज़ादी के बाद गांव में टूटते बिखरते सामंती अवशेषों और उनके बीच से उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने का प्रयत्न किया है। परानपुर गांव के जमींदार स्वर्गीय शिवेंद्र मिश्र का बेटा जितेंद्र ढहते हुए सामंती युग और नए युग के बीच की कड़ी है। वह परानपुर की धूसर परती को ट्रैक्टर से और वहां के लोगों के मन की परती को अपने नवीन विचारों से तोड़ता है। कोशी प्रोजेक्ट के रूप में वीरान परती को हरा भरा करने की योजना सफल होती है और परानपुर गांव में जीवन के प्रति नया विश्वास पैदा होता है। इस उपन्यास में रेणु कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर मैना आंचल से एक कदम और आगे बढ़े हैं। अगला प्रश्न है, रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? ऑप्शन में है दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड और कितने चौराहे। सही उत्तर होगा जुलूस। उपन्यास में बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्या का चित्रण है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जुलूस में पूर्वी बंगाल के आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? ऑप्शन में है रामरतन राय, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। सही उत्तर होगा रामरतन राय, हमने प्रारंभ में ही देखा था। अगला प्रश्न है, कितने चौराहे उपन्यास का मुख्य कथा क्या है? ऑप्शन में है भ्रष्टाचार का पर्दाफाश, आज़ादी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों का संघर्ष, शरणार्थी समस्या या बंगाली परिवार की कथा। तो कितने चौराहे की अगर हम बात करें तो इसमें आज़ादी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों का संघर्ष है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कितने चौराहे में आज़ादी के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इसमें रेणु का अपना जीवन भी बिंबित है। पलटू बाबू रोड में कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। अभी हम कितने चौराहे की बात कर रहे थे और इसमें तथ्य में पलटू बाबू रोड के विषय में भी है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि पलटू बाबू रोड की जब बात आएगी तो इसमें कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। पलटू बाबू रोड उपन्यास में रेणु ने किस बुराई को उजागर किया है? तो सही उत्तर क्या होगा? कांग्रेसी शासन में फैलते भ्रष्टाचार को। अगला प्रश्न है, रेणु के मैला आंचल में किस पात्र का नाटकीय हृदय परिवर्तन कथा पर आरोपित प्रतीत होता है? ऑप्शन में है बावनदास, तहसीलदार साहब, डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण। सही उत्तर होगा तहसीलदार साहब। अगला प्रश्न है, दीर्घतपा उपन्यास में रेणु ने कहाँ के रूप व्यापार का पर्दाफाश किया है? ऑप्शन में है गांव के मेलों का, ऑप्शन बी बड़े बड़े शहरों के सफ़ेद पोशों का, ऑप्शन सी जनजातीय कबीलों का, ऑप्शन डी सीमावर्ती क्षेत्रों का। सही उत्तर होगा बड़े बड़े शहरों के सफ़ेद पोशों का पर्दाफाश किया है दीर्घतपा उपन्यास ने। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दीर्घतपा में बड़े बड़े शहरों में सफ़ेद पोशों द्वारा रुपया कमाने के लिए किए जाने वाले रूप व्यापार का पर्दाफाश किया गया है। अगला प्रश्न है, पड़ती परिकथा में किस सरकारी योजना के माध्यम से वीरान परती को हरा भरा होते दिखाया गया है? ऑप्शन में है कोशी प्रोजेक्ट। सही उत्तर होगा कोशी प्रोजेक्ट के तहत वीरान परती को हरा भरा दिखाया गया है। तो ये थे रेणु के उपन्यास और फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में हमने इस सेक्शन में जो जाना इतना ही इस पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, तो पुस्तक में कोई भी ऐसा अंश नहीं रह गया है जो मैंने इसमें कवर ना किया हो। अगले जो रचनाकार हैं वो रुद्र काशिकेय हैं और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी हम एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, रुद्र काशिकेय का जो प्रश्न है वो है, रुद्र काशिकेय का उपन्यास बहती गंगा किस विशिष्ट नगर की मस्ती और नैतिकता को साकार करता है? ऑप्शन यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इनका जो उपन्यास बहती गंगा है रुद्र काशिकेय का, इसमें काशी नगर की मस्ती और नैतिकता को साकार किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रुद्र काशिकेय का बहती गंगा उपन्यास आंचलिक ही नहीं ऐतिहासिक भी है। वस्तुतः यह एक नया प्रयोग है। इसमें लेखक ने 200 वर्षों की ऐतिहासिक संवेदना को अलग अलग कथा सूत्रों के माध्यम से उभार कर मूर्त कर दिया है। इसमें तीनों लोगों से न्यारी काशी की मस्ती, मर्दानगी, स्वातंत्र प्रियता, नैतिकता, भावप्रवणता सब कुछ साकार हो गया है। अगले रचनाकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन का समय है 1910 से 1998। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में मुख्य रूप से किस अंचल की सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है? ऑप्शन में है मिथिला अंचल। तो सही उत्तर ही है मिथिला अंचल का इसमें समस्याओं का चित्रण किया है।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन के उपन्यासों के बारे में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन में है वे केवल आंचलिकता तक सीमित है। ऑप्शन दूसरा है उनके पात्र अपने वर्ग शत्रु को पहचानते और संघर्ष करते हैं। ऑप्शन सी वे पलायनवादी दृष्टिकोण के लेखक है। ऑप्शन डी वे केवल मनोरंजन के लिए लिखते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? उनके पात्र अपने वर्ग शत्रु को पहचानते हैं और संघर्ष करते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नागार्जुन ने अपने उपन्यासों में विविध जीवन संदर्भों को केंद्र में रखकर मिथिलांचल की सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्र अंकित किया है। वैसे उनके उपन्यासों ने आंचलिकता का अतिक्रमण किया है। उनके सामने मिथिलांचल का सांस्कृतिक परिदृश्य अवश्य है, किंतु उनका लक्ष्य ग्रामीण जनता के शोषण और उसके स्रोतों को उजागर करना है। उनके शोषित पात्र अपने वर्ग शत्रु को पहचानते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं। नागार्जुन का लक्ष्य मिथिला अंचल को सामने रखकर पूरे देश के ग्रामीण समाज की दुर्दशा तथा सामाजिक अंतर्विरोधों को मूर्त करना है। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हमने देख लिया। अगले जो रचनाकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी से हम अपना जो वीडियो है वो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और इसे हाइप भी कर सकते हैं, ठीक है।